मैं 16 साल की थी तब स्कूल के चौकीदार ने मेरी इज्जत लूट ली। जब यह बात माँ को पता चली तो माँ ने मुझे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन 2 महीने बाद जब पता चला कि मैं पेट से हूँ, मेरी यह सच्चाई जानकर मेरी माँ जान ही निकल गई। लेकिन मेरी माँ गुस्सा होने की बजाय नाजायज़ बच्चे की बात सुनकर बहुत खुश हो गई और मेरी खूब देखभाल करने लगी। कुछ महीनों बाद माँ की सच्चाई जानकर मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे नाजायज़ बच्चे के साथ सभी स्टूडेंट्स स्कूल से बाहर जा चुके थे। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक महसूस नहीं हो रही थी। मैं मरे मरे कदमों के साथ उठकर स्कूल आई। माँ को कई बार मना भी किया था कि आज छुट्टी कर लेते हैं, मगर मेरी माँ ने कहा कि अब तुम्हारी मैट्रिक की परीक्षा होने वाली है, इसीलिए स्कूल तो तुम्हें जाना पड़ेगा। माँ मेरी इस पढ़ाई के प्रति काफ़ी सख्त थी, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी बेटी थी और वो चाहती थी कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूं और पापा का सहारा बनूं। पापा एक फैक्ट्री में नौकर के तौर पर काम करते थे। उनकी तनख्वाह सिर्फ 10,000 रुपये थी, जिसमें हमारा गुजारा बेहद मुश्किल से होता था। हम अपना गांव छोड़कर इस शहर में आकर बस गए थे। यह शहर भी कुछ खास बड़ा नहीं था, मगर फिर भी हमारे गांव से बेहतर ही था। यहाँ पर अच्छे स्कूल थे। मेरी माँ ने यहाँ आते ही मुझे स्कूल में दाखिला दिला दिया और रोज़ मुझे स्कूल भेजने लगी। मैं यूँ तो बहुत होशियार थी, पढ़ाई में काफ़ी अच्छी थी, मगर मैं स्कूल में बहुत ही अजीब सा महसूस होता था, क्योंकि यहाँ का चौकीदार, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और होठ काले कोयले जैसे थे, उसने मुझे अजीब सी घिन महसूस होती थी। मैं अक्सर उसे नज़रअंदाज करके गुजरा जाया करती थी। मैं महसूस करती थी कि मुझसे कुछ कहना चाहता है, मगर जब भी मैं उसके करीब से गुजरती तो वह बहुत तेज रफ्तार से वहाँ से गुजर कर चली जाती थी। अगर वह कुछ कहना भी चाहता तो मैं सुनी अनसुनी कर देती। मैं अक्सर देखती रहती थी कि वह कम उम्र लड़कियों को रोक कर न जाने उन्हें क्या कहता है। वो लड़कियां उससे बहुत डर जाती थी और फौरन वहाँ से चली जाती। मुझे उसकी नीयत पर शक था। उसके चेहरे पर हैवानियत साफ झलकती थी, मगर हैरत की बात यह थी कि सब टीचर्स इस बात को इग्नोर करते थे। हालांकि उनको इस बात का एक्शन लेना चाहिए था कि उस चौकीदार की क्या हैसियत है कि वो बच्चों को रोककर उससे बात करे, उनके घरेलू मामले में डिस्कस करे। घर के हालात मेरे भी बहुत ख़राब थे। मैं न चाहते हुए भी रोज़ाना स्कूल चली जाती थी ताकि अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, मैं कुछ बन जाऊं और अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं। मेरी सोच लिया था कि मैं शादी हरगिज़ नहीं करूंगी, बल्कि नौकरी करके मेरी माँ बाप का सहारा बनूंगी। मुझे नहीं मालूम था कि जिंदगी मुझ पर इतना सितम ढा गएगी। मैं बेबस होकर रह जाऊंगी और इतनी कम उम्र में ही इस जालिम चौकीदार की हवस का निशाना बन जाऊंगी। आज जब मैं नींद से जगी तो मेरी माँ मेरे लिए नाश्ता बना चुकी थी। नाश्ते में भी क्या, सिर्फ चाय और पराठे। मैंने उठकर शावर लिया। आज मुझे अपना वजूद बहुत गर्म महसूस हो रहा था और मेरा दिल भी बहुत बेचैनी के साथ धड़क रहा था। आज कुछ गलत होने के साथ होने वाला था। मैं हरगिज़ दिल नहीं चाह रहा था कि आज मैं स्कूल जाऊं। मेरे मोहल्ले की सारी लड़कियां बहुत सुबह से बस के स्कूल जाया करती थी। मैं अकेली लड़की थी जो पैदल चलकर स्कूल जाती थी और पैसे बचाती थी ताकि पूरे वक्त में मेरी माँ की दवाइयों के काम आ सके। मेरी जान को आधे सर में दर्द की बीमारी थी। वो अक्सर इस सर दर्द की वजह से बेहोश हो जाती। पापा हमेशा उनके लिए फिक्रमंद रहते थे। उनकी दवाइयाँ वक्त पर चलती रहती थी। हम अपनी बहुत सारी ख्वाहिशें इसीलिए ही दबा देते ताकि माँ की बीमारी की दवा आ सके। माँ ही तो हम सबका सहारा थी जो इस घर में चला रही थी, क्योंकि मेरी माँ के कोई बेटा नहीं था और उसने मुझे मैं अपना बेटा देखा था। मैं देखती आ रही थी कि माँ बेटे के बहुत चाहत है, मगर ऊपर वाले को यही मंजूर था कि हम सिर्फ 2 बेटियां ही मेरी माँ के नसीब में आई। मेरी छोटी बहन सिर्फ 4 साल की थी और माँ के साथ घर पर ही रहती थी। मैं अब 16 की हो गई थी और नहा धोकर फ्रेश होकर माँ के ने मेरा नाश्ता मेरे सामने पेश किया। मैंने बिना मन के साथ सिर्फ 2 निवाले पराठे खाए और आधा कप चाय पीकर स्कूल चली गई रवाना हो गई। चलते चलते मेरी तबीयत और बिगड़ने लगी। मैंने बहुत मुश्किल से क्लास अटेंड की और मेरा सर चकराने लगा। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। सारी लड़कियां तेज तेज रफ्तार से स्कूल से बाहर निकल रही थी, जबकि मेरे कदम मेरे साथ बिल्कुल नहीं दे रहे थे। मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंखें उन खाली स्कूल में बंद हो गई, जहाँ पर सिर्फ 2 हैवान चौकीदार
ही मौजूद था। उसने मेरी इज़्ज़त को तार-तार कर दिया, मेरी बेबसी का उसने भरपूर फ़ायदा उठाया। फिर जब वो अपनी हटिया इरादों में कामयाब हो गया तो उसने मेरे मुँह पर पानी की बोतल उड़ेल दी, जिससे मैं कुछ होश में आई। उस पानी के छींटे ने मेरी आँखें खुल गईं। मैंने अपने आप आस-पास देखा तो मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी और वह दरिंदा आदमी व्यंग के साथ हँस रहा था और कहने लगा कि कैसे तुम मुझसे नज़रें चुरा कर भागती थी, आज मैंने तुम्हें हासिल कर लिया। मैं चीख मारकर रोने लगी, मगर वहाँ मेरी गुनाह सुनने वाला कोई नहीं था। मैं बर्बाद होकर रह गई थी। फिर उसने मुझे कहा, चल अब बाहर जा, मुझे स्कूल को ताला लगाना है। मैं पहले ही बहुत मुश्किल से चलकर यहाँ आई थी, अब जाना तो बहुत घुटन लग रही थी। मैंने पहले तो सोचा कि सारी बात जानकर मेरी माँ को फ़ौरन ही बता दूंगी, पर फिर माँ की बीमारी का ख्याल आया, क्योंकि मेरी माँ जब भी कोई परेशानी की बात सुन लेती तो फ़ौरन उसके सर में दर्द हो जाता और वह बेहोश होकर गिर पड़ती। मैं माँ को किसी सूरत में खोना नहीं चाहती थी। मैंने फैसला कर लिया कि यह बात सारी उम्र अपने दिल में दबा कर रखूँगी और किसी को मालूम होने नहीं दूँगी कि उस चौकीदार ने मेरे साथ क्या किया है। मुझे मालूम था कि अगर यह बात किसी को पता लग गई तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मेरी आँखों में आंसू लगातार बह रहे थे। मैं मरे मरे कदमों के साथ उठी और वहाँ से जाने लगी। चौकीदार मुझे जल्दी जल्दी से जाने के लिए बोल रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं उस चौकीदार को वहीं पर गोली मारकर कत्ल कर दूँ, जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। मैं आसपास देखती हुई आ रही थी कि इस वक्त स्कूल में मुझे निकलते हुए कोई देख तो नहीं रहा, क्योंकि स्कूल का वक्त तक वीरान हो चुका था। वहाँ पर कोई भी मेरे और उस चौकीदार के अलावा नहीं था। मेरे दिल में यही ख्याल आ रहा था कि उस वक्त मुझे किसी ने भी स्कूल से निकलता उस चौकीदार के साथ देख लिया तो ज़रूर मुझ पर शक की नज़र रख लगेगा। मैं अपने दिल ही दिल में डर रही थी, पर वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि हमारा स्कूल इस इलाके में था जहाँ पर ज़्यादातर किसी का आना जाना नहीं होता था। हमारे शहर की बाज़ार और दुकानें दूसरे शहर की दूसरी साइड पर थी। स्कूल में ख़ास तौर पर उन शोर शराबे वाली चीज़ों से हटकर ही बनाया गया था। अब सारे रास्ते दिल में यह दुआ करती आ रही थी कि भगवान करे यह मेरी बात हमेशा राज ही रह जाए, किसी को भी पता ना चले, वरना मैं दुनिया में किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। मैंने जैसे ही अपने घर के दरवाजे तक पहुँची, मुझे एक अंकल की आवाज़ सुनाई दी, जो कि माँ के साथ बहस कर रहे थे कि आपको लड़की को इस तरह आप घर से बाहर नहीं भेजना चाहिए। हमारे गांव में कोई भी लड़की बाहर नहीं जाती और ना ही पढ़ी लिखी है, इसीलिए आपको अपनी बेटी पर नज़र रखनी चाहिए। वह पूरे 16 साल की हो चुकी है। 2 साल बाद ही मैं अपने बेटे से शादी करने के लिए आ जाऊंगा। मैं उस अंकल के बेटे की मंगेतर थी। हमारे यहाँ बचपन में ही मंगनी कर दी जाती थी, इसीलिए मेरे इस अंकल ने मेरी माँ को अब मेरी शादी की बात कर रहे थे। अंकल की बात सुनकर मेरे दिल में थोड़ी तसल्ली हुई। पहले तो मैंने यही सोचा कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगी, हमेशा नौकरी करके माँ बाप का सहारा बनूँगी, पर अब मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत डर लग रहा था। मैं अपनी ज़िंदगी में किसी के सहारे जीना चाहती थी। मैंने सोचा कि मैं अपनी माँ को बोल दूँ कि अंकल से शादी के लिए हाँ कर दे ले, क्योंकि अगर यह बात किसी को मालूम हो गई कि चौकीदार ने मेरे साथ जुल्म कर दिया है तो शायद फिर मेरे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा और मैं सारी ज़िंदगी कुंवारी बैठी रहूँगी। पर मेरी माँ उन अंकल को साफ इनकार कर दिया कि मेरी पूजा अभी उम्र ही क्या है, वो पढ़ लिख कर उसकी पढ़ाई जब तक पूरी नहीं हो जाती मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं तो यही चाहती थी कि पूजा पढ़ लिख कर कोई नौकरी करेगी। मुझे नहीं मालूम था कि आप लोगों ने शादी की इतनी जल्दी होगी। मेरी माँ की बातों के सामने अंकल को हार माननी पड़ी और वो नाराज़ होकर हमारे घर से चले गए। मैंने दरवाजे से अंकल को निकलते देखा तो वहीं पर उनको प्रणाम बोल दिया। अंकल ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहा कि चले गए, वहाँ से धीरे निकल गए। मेरे मरे मरे कदमों से मेरे साथ चल रही थी। मेरी माँ मुझे देखकर थोड़ी परेशान हुई। उनके चेहरे पर हाव भाव देखकर ही मैं समझ गई थी कि माँ को पता चल चुका है कि मुझे कुछ हुआ है। मेरी माँ ने मुझे आवाज़ दी। मैंने उनको कहा कि कपड़े बदल कर आती हूँ, पर मेरी माँ ज़रा इंतज़ार न किया और मुझे कहा कि नहीं, अभी इसी वक्त मेरे पास आओ। माँ के पास जाकर बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू गिरकर मेरी कमीज़ के दामन को भिगो रहे थे। मेरी माँ ने मुझे रोते हुए देखकर कहा, पूजा बेटी घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी ज़िंदगी यूँ बर्बाद
होने नहीं दूंगी। मैं इतनी छोटी उम्र में तुम्हारी शादी हरगिज़ नहीं करूंगी। तुम्हारे ख्वाब पूरे होने में आखिर कोशिश तक मदद करूंगी। मैं तुम्हारे अंकल से तो क्या, मैं पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगी। तुम्हारी शादी बर्बाद होने की ज़रूर बचा लूँगी। मेरी माँ को लग रहा था कि मैं अंकल की बातें सुनकर रोई जा रही हूँ। शादी छोटी उम्र में हो जाएगी तो मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पर बात कुछ और थी। मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी थी, इसीलिए मेरी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। मेरी माँ को बता नहीं पा रही थी कि आंसू बहते हुए धीमी सी आवाज़ में माँ से कहा, अंकल को शादी के लिए हाँ कर दो। मेरी ये बात सुनकर मेरी माँ हैरान रह गई कि आखिर ऐसे कैसे बोल सकती हूँ। माँ ने मुझे कहा कि पूजा, तू होश में तो बोल रही है, क्या बोल रही है, तुझे पता है कि मैं तुम्हारी शादी इसी उम्र में करवा दूँ। मैंने माँ से कहा, हाँ माँ मैं होश में हूँ, मेरा सही फैसला किया है माँ, आपको अंकल की शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। मैं ऐसा बोलकर अपने कमरे में चली गई और दरवाज़ा बंद करके लगातार रोती रही। मेरी माँ मेरे दरवाजे से बाहर आकर खड़ी हो गई और मुझसे पूछने लगी, आखिर क्या बात है, क्या उस अंकल ने या उसके बेटे ने कुछ कह दिया है तुझे या डराया धमकाया है? पर ऐसी कोई बात नहीं थी। माँ को गलतफहमी हो रही थी। मैं ज़रूर, मुझे अंकल या उसके बेटे में कुछ बोला नहीं था, तभी मैं उनकी वजह से डर कर शादी के लिए हाँ बोल रही हूँ। मैंने माँ को ज़्यादा देर चिल्लाने पर दरवाज़ा खोल दिया तो माँ कमरे में आ गई और मुझसे पूछने लगी, क्या बात है, बताओ मुझे, मैं आज ही तुम्हारे अंकल से घर जाऊँगी। उनकी इतनी हिम्मत की मेरी बेटी को डराते धमकाते हैं। मैं अपनी बेटी को खुद वारिस हूँ। अगर मैं अपनी बेटी की शादी उनके बेटे से नहीं करना चाहती तो मेरी बेटी उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती है तो वो इस मामले में कुछ भी नहीं कर सकते। तुम्हारे अंकल से मैं कल बात करूंगी। मैं अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करवाना चाहती। मैंने माँ से कहा, माँ यह बात नहीं है, आप समझ रही हैं, यह बात दरअसल कुछ और है। मेरा इतना ही कहना था कि माँ ने जो लगातार बोले जा रही थी एकदम से चुप हो गई और मेरी तरफ देखने लगी। पहले पहले तो मैंने सोचा था कि मैं माँ को कुछ भी नहीं बता लगने दूंगी, पर जब अब अंकल को शादी के बारे में बोलते हुए सुना तो अब मैंने भी यही फैसला किया कि अब मुझे जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर यह सब बात खुल जाती है तो मुझे कोई भी शादी नहीं करेगा। मैंने माँ को सारी हकीकत बता दी तो मेरी माँ के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, बैठकर रोने पीटने लगी। मेरी माँ की इस तरह की बातें सुनकर तो मेरा भी कलेजा फट गया और मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही थी। जब मेरी रो रो कर यह बोल रही थी कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, अब हम किसी को मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहे, मेरी माँ को बोला कि माँ इसी वजह से मैं बोल रही थी कि आप अंकल को शादी के लिए हाँ कर दो। माँ ने कहा कि मैं लड़के के बाप से हरगिज़ शादी के लिए हाँ नहीं करूँगी, क्योंकि उन्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बेइज्जती करके घर से निकाला है, तो मैं उनको अब इतनी जल्दी शादी के लिए कैसे बोल सकती हूँ। मेरी माँ ने उसी वक्त मुझे अब स्कूल से रोक दिया और अपनी पढ़ाई यहीं पर ख़त्म कर दूँ और आइंदा कभी भी स्कूल न जाऊँ। मेरी माँ बहुत ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि बात तो कुछ ऐसी ही थी। मेरी माँ मुझसे सारी बातें पूछा और वहाँ पर चौकीदार के अलावा कौन मौजूद था, फिर मुझे स्कूल से निकलते वक्त किसने देखा, पर मुझे वहाँ पर कोई भी इंसान नज़र नहीं आया था। इसीलिए मैंने माँ को बताया कि वहाँ पर चौकीदार के अलावा कोई मौजूद नहीं था। स्कूल के सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स उस वक्त जा चुके थे, वहाँ पर सिर्फ और मैं और वो चौकीदार मौजूद थे। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मुझसे चला नहीं गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इसी बात का उस चौकीदार ने फ़ायदा उठाया और मेरे साथ बहुत बड़ी हैवानियत की हरकत कर दी। मेरी माँ ने अब सख्ती से इनकार कर दिया कि मैं घर से एक कदम बाहर न निकलूँ, इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और सारे ख्वाब अधूरे रह गए। मेरी माँ ने पापा को भी इस बारे में कुछ न बताया और मुझे भी हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखने को कहा। मुझसे ज़्यादा तो मेरी माँ डरी रही थी इस बात के बारे में किसी को पता न चल जाए। मेरी माँ अब घर में मेरा बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर दिया था। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था, मेरे दिमाग और दिल में डर और यह बात बिल्कुल नहीं जा रही थी, क्योंकि मेरे साथ हादसा भी कुछ बड़ा ही हो चुका था। यह न भूलने वाला था। मेरे दिल ही दिल में उस चौकीदार को बहुत बद्दुआएं देती रहती थी, जिसकी वजह से मेरे सारे अपने सपने से चकनाचूर होकर रह गए थे। मेरा पढ़ लिख कर नौकरी करने का सपना था, वो अब कभी भी पूरा
नहीं हो सकता था। इस बात से बहुत ज़्यादा उदास रहती थी। तकरीबन इस बात को अब पूरे 2 महीने गुजर चुके थे और मेरी तबीयत अचानक से ख़राब होने लगी। मेरा सर चकराने लगा, मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। मेरी माँ मुझे तरह तरह की चीज़ें बनाकर खिलाती कि शायद कोई चीज़ मुझे अच्छी लग जाए, मेरा पेट भर कर खाना खा सकूँ। मेरा कुछ भी खाने का दिल नहीं करता था। मेरी माँ बहुत परेशान रहने लगी थी, क्योंकि मेरी माँ मेरा अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। वो चाहती थी कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत ना पड़े। खाना खाकर मेरे जिस्म में ताकत आ जाएगी और मैं खुद ब खुद बिगड़ती सही हो जाऊंगी। पहले चक्कर आते, कुछ भी खाने का दिल नहीं करता। अब मुझे उल्टियाँ भी शुरू होने लगी थी। यह सब कुछ क्यों हो रहा था, मुझे कुछ भी महसूस नहीं था। यह सब कुछ होने के बाद मेरी माँ बहुत ही घबरा गई और बहुत डर गई थी। मेरी माँ ने रात में पहले मुझे एक बड़ी काले कलर की चादर ओढ़ाकर डॉक्टर के पास लेकर जाने का भी सोचा। हम वैसे जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे, तकरीबन अस्पताल में सारे डॉक्टर जा चुके थे। बस एक डॉक्टर वहाँ मौजूद थी जो कि अभी उठकर जाने ही वाली थी, क्योंकि मेरी माँ जानबूझकर देर से अस्पताल आई थी कि शहर के आधे लोग घरों में जा चुके होंगे, क्योंकि माँ अब मुझे सबसे छुपाती रहती थी। डॉक्टर ने पहले हमें कल आने के लिए बोला तो मेरी माँ ने मिन्नतें करने लगी कि पहले मेरी बेटी का चेकअप कर लो, हम कल सुबह नहीं आ सकते। मेरी बेटी तकरीबन बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम गांव में रहने वाले हैं ताकि डॉक्टर मेरा चेकअप करे और कल वापस आने के लिए न बोले। डॉक्टर ने मेरी हालत पूछी और कुछ टेस्ट करवाने के लिए बोला, तो टेस्ट भी कुछ ऐसे ही थे जिसकी रिपोर्ट हमें उस वक्त मिल गई, जो हमें ज़्यादा वक्त न लगा। टेस्ट की रिपोर्ट आते ही डॉक्टर ने मेरी माँ को बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ, और साथ ही साथ मेरी माँ को मुबारकबाद भी दी। यह खबर सुनते ही मेरी माँ मेरी तो जैसे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। क्या सोचा था, क्या हो गया। हमने तो यह बात सबसे छुपाने के लिए सोची थी कि यह बात कभी किसी को भी मालूम नहीं होने देंगे, पर अब तो माँ बनने वाली थी। यह खबर अब ज़्यादा दिन छुप कर नहीं रह सकती थी। डॉक्टर ने दवाइयाँ देकर हमें सीधा घर आ गए और मेरी माँ बहुत रोने लगी। मेरी माँ ने कहा, अब हमें बदनाम होने से कोई नहीं रोक सकता, अब हम किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। मैंने कैसे सामना करूंगी तुम्हारे अंकल, तुम्हारे खानदान वालों का, जिसने लड़ झड़ कर हम शहर आए थे। वो लोग तो ताने दे देकर मुझे मार ही देंगे कि एक दिन दिखाने के लिए तुमने इसे शहर लाए थे। माँ के साथ साथ मैं भी रोई जा रही थी, क्योंकि अब रोने के सिवा ज़िंदगी में कुछ नहीं आ रहा था। दिन धीरे धीरे गुजर रहे थे। मैं घर का सारा काम खुद ही कर लिया करती थी, क्योंकि जब से माँ को यह खबर मिली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, तब से मेरी माँ सर दर्द वाली बीमारी ने मेरी माँ को निढाल कर दिया था। पापा तो सुबह होते ही नौकरी पर फैक्ट्री चले जाते थे और सारा दिन भी माँ और छोटी बहन को मुझे संभालना पड़ता था। जैसे ही मुझे 6वां महीना शुरू हुआ, हमारे घर एक फिरकनी आई। हम हमेशा माँ मुझे मना करती की थी, तुम किसी के सामने मत आया करो, ताकि कोई तुम्हारा बड़ा हुआ पेट देखकर यह बात समझ न जाए कि तुम माँ बन। माँ का यह इरादा था कि 9वां महीना शुरू होते ही हम ये बच्चा पैदा होने के बाद उसे अस्पताल में ही छोड़कर आ जाएंगे और उसको अपनाने से इनकार कर देंगे। जैसे ही मैं उस फिरकनी को भीख देने के लिए उसके पास गई, तो मेरी माँ ने मुझे पीछे चली आई। मुझसे कहने लगी, तू अंदर जा, मैं भिखारिन को भीख दे के आती हूँ। भिखारिन ने मेरी माँ को मुबारकबाद देते हुए कहा कि क्यों अपनी बहू को अंदर भेज रही हो, मैं कोई डायन थोड़ी ना हूँ, तुम्हारी बहू को नज़र लगा दूंगी, भगवान सही सलामत से इसे तुम्हें तुम्हारा पोता दे दे। वो भिखारिनी ने मेरी माँ की बहू समझ रही थी। माँ ने इस बात को टालते हुए भिखारिनी से कहा कि हाँ, इसकी तबीयत कुछ ठीक सही नहीं है, इसीलिए मैं इसे कोई काम नहीं करवाती, इसीलिए इसको अंदर जाने के लिए बोल रही हूँ। जितना आराम करेगी उतना बच्चा तंदुरुस्ती पैदा होगा। भिखारिन की बात मेरी माँ के दिमाग में ही थी, इसीलिए माँ ने दोबारा भिखारिन से पूछा कि तुमको कैसे मालूम हुआ पोता ही होगा, पोती भी तो हो सकती है। भिखारिन ने कहा, नहीं बेटा, मैं गलत कभी भी नहीं हो सकती, मुझे पूरा यकीन है कि इसके पेट में पलने वाला बच्चा बेटा ही है, और यह बात मैं यकीन से कह सकती हूँ। भिखारिन को अम्मा ने 10 का नोट थमा दिया। वो खुश होकर वहाँ से चली गई। माँ भी मुझे अब थोड़ा बहुत खुश नज़र आ रही थी। जब से उस भिखारिन ने माँ को बताया है कि मेरे पेट में बेटा
पल रहा है। तब से मेरी माँ मुस्कुराई जा रही थी। माँ ने मेरे पास आकर कहा कि भिखारिन ने तो बोल दिया है कि तुम्हारे पेट में बेटा है। मेरी भी बड़ी आस है कि बेटा हो जाए। पहले तो मेरा इरादा था कि हम इस बच्चे को नहीं अपनाएंगे और अस्पताल में ही छोड़ देंगे, पर अब इस बेटे को मैं ही पालूंगी। मुझे बेटे की बड़ी आस है और भगवान ने मेरी वो आस पूरी कर दी। ये माँ खुशी खुशी मेरे बच्चे की तैयारी कर रही थी। अब वो हर रोज़ बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े सीती और सारा दिन उसी बातें करती रहती। माँ का इरादा था कि बच्चा पैदा होने के बाद मैं पूरे ख़ानदान को दावत दूंगी और उन्हें यही बताऊंगी कि बच्चा मैंने गोद लिया है। मेरा बेटा नहीं था, मुझे अब बेटे की ज़रूरत है। मैं उस बेटे को पैदा हो जाने के बाद जल्द ही तुम्हारी शादी कर दूंगी। मुझे भी माँ की बातें सुनकर तसल्ली मिलती है कि दिल में थोड़ी खुशी थी कि मेरे पेट में पलने वाला बच्चा जिसका भी हो तो मेरी ही औलाद है। मैं एक माँ होकर अपने बेटे को कैसे जुदा कर सकती थी। माँ जब भी बच्चे को मुझसे जुदा करने की बात करती तो मेरा कलेजा फटता था, पर मैं मजबूर थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। मेरी माँ ने बात मानना मेरी मजबूरी थी, इसीलिए माँ को हाँ में हाँ मिला लिया करती थी। पर अब तो किस्मत ऐसी पलटी थी कि जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। माँ मेरी डिलीवरी के लिए काफ़ी पैसे जमा कर दिए थे। माँ यह नहीं चाहती थी कि मेरी डिलीवरी में जरा सी भी कोतवाली हो जाए, कि हम अस्पताल में ही बच्चे को पैदाइश के लिए जाएंगे ताकि बच्चे को कोई भी तकलीफ़ ना पहुँचे, वो है और वह सही सलामत इस दुनिया में आ जाए। जैसे ही मेरा 9वां महीना शुरू हुआ तो मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी, कमज़ोर बेहद में भरी हुई थी, क्योंकि परेशानी तो बहुत ज़्यादा थी। ये परेशानी ने मुझे कुछ खाया पिया नहीं जाता। पहले मेरी माँ ने उस बच्चे को आने से अब खुश थी, अब मेरी तो नाजायज़ औलाद थी, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। एक दिन मेरी माँ ने मेरी ज़्यादा तबीयत ख़राब देखकर कहा कि चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारी डिलीवरी की डेट भी ले लेते हैं और कोई अच्छा सा इलाज भी डॉक्टर से ले लेंगे, ताकत की दवाइयाँ खाएंगे तो डिलीवरी करने में भी आसानी रहेगी। बच्चा पैदा करने के लिए भी तो औरतों ने ताकत की ज़रूरत होती है, ना खाती पीती है, ना ही इतनी कमज़ोर होती जा रही है। अब डॉक्टर से कहूँगी कि ऐसी दवाइयाँ दे दो जिस खाने की वजह से ये पेट भरकर खाना तो खा सके। हम गरीब लोग फल खाने से तो रहे, कहाँ से पैसे आएंगे और तुम्हारे लिए कोई फल खरीदूँ। अभी तनख्वाह सिर्फ 10,000 ही है, इसमें तो मुझे तुम्हारी डिलीवरी के लिए भी पैसे जमा करने पड़ते हैं। माँ मुझे अपने साथ डॉक्टर के पास ले गई, तभी रास्ते में मुझे वही चौकीदार नजर आया जिसे देखते ही मैं पहचान गई। भला उसकी सूरत मैं कैसे भूल सकती थी। मैंने उसको देखते ही अनदेखा कर दिया और अपना चेहरा फेर लिया, क्योंकि मेरी आंखें उसको बर्दाश्त नहीं कर रही थी। पर उसने मुझे अच्छी तरह से देख लिया और पहचान लिया। मैं मेरी माँ के साथ डॉक्टर के पास चली गई और दवाइयाँ लेकर घर वापस आ गई। उस चौकीदार को देखकर उस दिन वाला घटना मेरी आंखों के आगे बार बार आ रही थी। भूल तो मैं कभी भी नहीं पाई थी, पर अब उसे देखकर जैसे जख्म ताज़ा हो चुके थे। मैंने माँ को नहीं बताया कि ये वही चौकीदार है, पर वहाँ से जल्दी से निकल गई। अब फिर से उस चौकीदार की शक्ल भूलने में मुझे काफ़ी दिन लग गए थे। उस चौकीदार को दोबारा देखने के बाद भी काफ़ी दिनों तक मैं उसको भूल नहीं पाई थी। एक दिन दवाइयाँ खाकर मैं अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी मेरी आंखें लग गई ही वाली थी कि माँ चिल्लाने की आवाज़ आई और किसी के साथ काफ़ी ज़ोरदार आवाज़ में बहस कर रही थी। कोई भारी आवाज़ थी जो माँ से बोल रही थी कि जल्दी से मेरी बीवी को बाहर निकालो, वो मेरी बीवी है, मेरा बच्चा है, उसके पेट में पल रहा है। मैं उन दोनों को यहाँ से लेने आया हूँ और मुझे अपनी बीवी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। यह आवाज़ सुनने के बाद मैं परेशान हो गई, आखिर कौन है जो अपनी बीवी को लेने आया है। यहाँ पर तो किसी की बीवी रहती ही नहीं। मेरे दिमाग में गुमनाम भी नहीं था कि वह चौकीदार हो सकता है। जैसे ही मैं कमरे से निकली, वो चौकीदार मेरी माँ से बहस कर रहा था। मैं अपनी बीवी को लेने आया हूँ, वो किस हक से मुझे अपनी बीवी से कह रहा था। मैं तो उसकी बीवी नहीं थी। वो ज़बरदस्ती ही माँ से बहस कर रहा था और झूठ बोल रहा था। मैंने जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो वो बड़े बड़े कदम करते हुए मेरी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा था। उसको मेरी तरफ आता हुआ देखकर मुझे तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे कोई राक्षस मेरे पास मेरी रूह निकालने के लिए आ रहा है, क्योंकि वो शख्स बहुत ही डरावना था। उसने मेरी कलाई पकड़ी और मुझे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। मैं माँ को चिल्लाकर कहने लगी, बचा
लो माँ मुझे, मैं मर जाऊंगी। माँ ने उसको रोकने की कोशिश की और फिर काफ़ी बातें सुनाई, पर वो रुकने वाला नहीं था। उसने ज़बरदस्ती मुझे घसीटते हुए रिक्शा में बिठाया और अस्पताल ले जाने लगा। मैं रोती रही, चीखती रही, चिल्लाती रही, पर उसको जरा रहम नहीं आया। वो पूरे रास्ते ये कहता रहा, चल रहा था कि तुम्हारे पेट में पलने वाला बच्चा मेरा ही है और मैं ही इसका बाप हूँ। मैं अपने बच्चे को ले जाने आया हूँ, इस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक है। मुझे खुद से ज़्यादा तो मेरी माँ की फिक्र हो रही थी, जो रो रही थी और चीख रही थी। रोते रोते मेरी माँ ज़मीन पर गिर पड़ी और मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही थी कि पीछे से मेरी माँ को कुछ हो ना जाए, क्योंकि माँ के सर दर्द वाली बीमारी में माँ अक्सर बेहोश हो जाती थी और काफ़ी घंटों तक बेहोश रहती, जब तक उसको इंजेक्शन न लग जाए। तब तक माँ बेहोश ही होश में नहीं आती थी। इतनी बड़ी कयामत मुझ पर अचानक ही टूट पड़ी थी, जिसका सामना करना अब बहुत ही मुश्किल था। जैसे ही हम अस्पताल पहुंचे तो वो चौकीदार शायद डॉक्टर से पहले ही इस बारे में बात कर चुका था। डॉक्टर ने मेरा चेकअप करते हुए वहीं पर खड़े हुए उस चौकीदार से बोला कि अब अगर वक्त से पहले मैंने इस बच्चे को पैदा करवा दिया तो लड़की की जान भी जा सकती है, क्योंकि यह काफ़ी कमज़ोर है। जब तुमने मुझसे बात की थी तो मैं समझ रही थी कि तुम्हारी बीवी शायद कोई अधेड़ उम्र की हट्टी कट्टी होगी, पर यह लड़की तो अभी मुझे 18 साल की भी नहीं लग रही है। मुझे तो शक हो रहा है कि कहीं तुम्हारी बीवी भी है या नहीं। वो डॉक्टर अभी बोल ही रही थी कि उस चौकीदार ने पैसे की एक गड्डी डॉक्टर के हाथ में थमा दी, जिसको देखते ही के बाद डॉक्टर मुस्कुराने लगी और खुश हो गई। वो चौकीदार से कहने लगी, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, मैं बच्चे और माँ दोनों को बचा लूँगी, आप बेफिक्र हो जाएं। उस चौकीदार ने डॉक्टर से कहा कि मुझे अपनी बीवी की कोई फिक्र नहीं है, पर अपने बच्चे को कुछ भी नहीं होने देना चाहता। डॉक्टर ने चौकीदार से कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, उनको कुछ भी नहीं होगा। चौकीदार बाहर जाते ही मैंने डॉक्टर से सब कुछ सच सच बता दिया। मेरा पति नहीं है, यह ज़बरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आया है। वो डॉक्टर सारी बात को अनसुना कर रही थी। जैसे ही उसने कुछ बोलने नहीं थी, वो भला मेरी बात कैसे सुनती, कैसे वो काफ़ी सारे पैसे जो उसके बदले में ले चुकी थी। अभी डॉक्टर मेरी डिलीवरी की तैयारी कर ही रही थी और कमरे में अकेली ही खड़ी थी। मैंने पास में पड़ी एक गुलदान उठाई और डॉक्टर के सर पर दे मारी, जिसकी वजह से उसके सर में काफ़ी खून बहने लगा और वो ज़मीन पर गिर पड़ी। क्योंकि चोट लगने की वजह से डॉक्टर चिल्ला उठी तो कमरे से बाहर दरवाजे पर काफ़ी सारे लोग जमा हो गए। दरवाज़ा खटखटाने लगे। वो बोलने लगे कि क्या हुआ, ये की चीज़ की आवाज़ थी। डॉक्टर का नाम लेकर उसको बुलाने लगे, पर मैं खिड़की खोलकर वहाँ से भाग गई। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को थप्पड़ तक नहीं मारा था और किसी की जान लेने के बारे में सोचा भी नहीं था। यह बात मेरे बच्चे की थी। अगर मैं किसी ऐसा न करती तो मेरा बच्चा मुझसे छीन लिया जाता। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने देना चाहती थी। मैं रिक्शे में बैठकर अपने घर आ गई। यहाँ पर माँ बेहोश हालत में पड़ी थी। मेरी छोटी बहन माँ के पास बैठकर रोई जा रही थी। पापा भी फैक्ट्री से वापस नहीं आए थे, ना ही हमारे घर में शायद उस वक्त तक कोई आया था। माँ को ज़मीन से ही उठा लेता। मैंने माँ के चेहरे पर पानी फेंका तो माँ उसी वक्त होश में आ गई। मुझे देखकर खुश होने लगी, मुझसे पूछने लगी, चौकीदार ने मुझे पर कोई जुल्म तो नहीं किया या मुझे मारा तो नहीं। मैंने माँ को बता दिया कि डॉक्टर को कमरे में मारकर खिड़की से भागकर आई हूँ। माँ ने कहा, बेटा तुमने बिल्कुल ठीक किया। मैंने माँ से कहा, हमें अब अपने डॉक्टर के पास चलना चाहिए, क्योंकि मेरे पेट में अब ज़ोर से दर्द उठने लगा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। माँ ने संदूक से वो पैसे निकाले और हम डॉक्टर के पास चले गए, जिसमें मैं हमेशा चेकअप करवाती थी। उस वक्त वहाँ पर पहुंचकर हमें पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है, जल्द से जल्द हमें डिलीवरी करनी होगी। माँ ने अपने साथ लाई हुई रकम उस डॉक्टर को थमा दी तो डॉक्टर ने मुझे लेकर लेबर रूम में शिफ्ट कर दिया। कुछ ही घंटों बाद मैंने बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। उसे देखकर मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश होने लगी। उस बेटे को देखकर माँ के साथ साथ मैं भी खुश होने लगी, पर साथ ही साथ हम दोनों को इस बात का डर था कि कहीं वो चौकीदार आकर हमसे यह बच्चा छीन न ले। डॉक्टर ने हमें 3 दिन अस्पताल में रुकने को बोला तो माँ परेशान हो गई। अब हम पापा को क्या जवाब देंगे। 3 दिन हमें कहाँ रुकना पड़ा।
क्योंकि पापा तो मेरे बच्चे के बारे में पता ही नहीं था। जब भी काम से घर आते तो मैं अपने पेट पे चादर छुपा लेती और फिर कमरे में ही नहीं निकलती थी। पापा तो रूटीन थे कि सुबह फैक्ट्री जाते और शाम को घर आते। माँ पापा के कॉल की और बता दिया कि वो मौसी की तरफ दूसरे शहर आई हूँ, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। अब पापा वाली परेशानी तो ख़त्म हो गई थी, पर चौकीदार वाली परेशानी ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, ये बच्चा वो चौकीदार हमसे छीन लेगा। अस्पताल में रहते हुए हमें 2 दिन ही गुजरे थे कि माँ अस्पताल के कमरे में लगे हुए टीवी को ऑन कर दिया। टीवी पर चलने वाली न्यूज़ ने हमारा दिल ही खुश कर दिया। उसने उसी चौकीदार की तस्वीर दिखाई जा रही थी जिसमें एक साथ ज़बरदस्ती की थी। वो चौकीदार उसी डॉक्टर के कत्ल के केस में गिरफ्तार हो चुका था, क्योंकि अस्पताल में मौजूद सभी लोगों ने आखिरी बार उस चौकीदार को ही उस डॉक्टर के साथ बात करते हुए देखा था। कमरे में भी आखिरी वक्त में सिर्फ वही उस डॉक्टर के साथ मौजूद था। अब हमारी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं और माँ बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हमें बहुत ही प्यारा चांद जैसा बेटा मिला था। मेरी माँ ने सारे गांव वालों को दावत देकर बुलाया और कहा कि मेरे यहाँ बच्चा गोद लिया है। मुझे बेटे की बहुत आस थी, इसीलिए आज से यही मेरा बेटा है। इस दावत को माँ ने मेरे होने वाले ससुर को भी बुलाई थी और उनसे माफ़ी भी मांग ली थी। उन्होंने उसकी बेइज्जती कर दी थी, क्योंकि पापा ने मेरी शादी की बात कही थी। माँ ने अब हमें होने वाले ससुर से बोला कि जब आप चाहो शादी की तारीख पक्की कर दो। होने वाले ससुर ने बोला कि मेरा बेटा फौजी बनने का बहुत शौक है, अब वह फ़ौज की नौकरी करने के बारे में सोच रहा है। वहाँ से छुट्टी होकर वापस आएगा तो हम शादी कर देंगे। अब हम सब बहुत खुश थे और कुछ महीनों बाद ही मेरी धूमधाम से शादी हो गई। जो चौकीदार ने किया उसकी सज़ा उसे मिल चुकी थी और मैं भी नहीं चाहती थी कि वह ज़िंदगी में कभी भी मेरे सामने आए। एक लड़की के साथ एक दरिंदगी करना कहाँ तक सही है, ये मुझे आप ही बताना। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।